आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। महाबहस में आप सबका स्वागत है। सोचा था कि कानून बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा, फीस को लेकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन नतीजा यह है कि सरकार के कानून को मानने के बजाय स्कूल फेडरेशन अदालत पहुंच गया। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर सरकार के कानून स्कूलों की मनमानी और परिजनों की परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे। छोड़ने आए, उनको एंट्री नहीं दी, धक्का मारी मुझे। हमारे पास वीडियो भी है इन लोगों की। मनमानी जो फीस ये वसूलने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, और जबरन हमारे ऊपर फीस रोक दी गई है बढ़ाकर। मनमानी फीस की वो फांस है जिसने हर माँ बाप को गहरे जख्म दिए। प्राइवेट स्कूल्स की इस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए यूपी सरकार ने कानून भी बनाया, लेकिन इस कानून को कारगर होने से रोकने के लिए अब अदालतों की दहलीज पर दस्तक दी जा रही है। इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फेडरेशन ने यूपी सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंस स्कूल्स अध्यादेश 2018 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। स्कूलों की दलील है कि यह अध्यादेश समानता के अधिकार और रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का रास्ता दिखा दिया है। इधर लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक अभिभावकों में गुस्से का गुबार है। देखिए, संस्कार द को-एजुकेशन स्कूल जो यहाँ बुलंदशहर इंडस्ट्री एरिया में है, इसने अपनी मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दी थी, जिसके लिए पेरेंट्स लगातार स्कूल मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कि आप केवल उतनी फीस बढ़ाओ जितनी की सरकार के अध्यादेश में कहा गया है। आप अप्रूवल ले लीजिए कमेटी से, उसके बाद फीस बढ़ाइए। जो पेरेंट्स थे वो बार बार मांग कर रहे थे, इसके बाद भी मैनेजमेंट इनकी मांग को मानने को तैयार नहीं था। अब जब जुलाई में कल से स्कूल चालू हुआ तो बच्चे जो स्कूल में आए थे, इन बच्चों को स्कूल में आने से रोक दिया। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में घुसने नहीं दिया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन स्कूलों को सरकार का खौफ नहीं? क्या ये प्राइवेट स्कूल मालिक सरकार के कानून को नहीं मानते? सरकार के मुताबिक तो स्कूल हर साल एडमिशन फीस नहीं ले सकेंगे। बिना पूर्वानुमति के निजी स्कूल फीस भी नहीं बढ़ा सकेंगे। बच्चों की फीस अब सालाना 7% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। निजी स्कूल किसी भी तरह का कैपिटेशन शुल्क नहीं लेंगे। हर तरह की फीस की रसीद देनी होगी। हर साल 31 दिसंबर तक फीस डिस्प्ले करनी होगी। बीच सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 5 साल से पहले स्कूल ड्रेस में भी बदलाव नहीं होगा। कॉपी किताब, जूते मोजे और ड्रेस किसी एक दुकान से खरीदने को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन अपनी मनमानियों के अड्डे बन चुके इनके स्कूल पहले भी बेलगाम होकर फीस वसूल कर रहे थे, अब भी वसूल कर रहे हैं। हाल ही में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वसूली गई फीस और ट्रांसपोर्ट फीस उनकी वसूली की अहम गवाह है। नहीं, ये गवर्नमेंट का भी स्टेप बहुत अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा किया जो इस प्ली को खारिज कर दिया है, बिकॉज़ हर साल फ़ीस कुछ ना कुछ बढ़ रही है। कुछ अमाउंट है जो हर साल पिछले 3-4 साल से लगातार फ़ीस बढ़ रही है, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उस फीस को कोप अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्राइवेट स्कूल है, बहुत ज़्यादा फीस ले रहा है, इसमें राहत होना चाहिए। जो सरकार कही है बहुत सही कही है। सुप्रीम कोर्ट का यदि ऐसा जवाब है तो बहुत सही है। बहरहाल एडमिशन से लेकर साल के अंत तक स्कूल वाले परिजनों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कॉपी किताब, ड्रेस, इन सब के बताए पते से लेने पड़ते हैं। अब तो ब्रेकफास्ट और लंच भी स्कूल वालों की मर्जी से ही करना पड़ता है। सवाल यह है कि फीस की फांस से हलकान परिजन करें तो क्या करें? कानून के बाद भी नहीं लग पा रही लगाम। अभिभावकों की तो सुनो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के एमएलसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और खासतौर पर हमने प्रियंका राणा को बुलाया, जो कि अध्यक्ष हैं पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की, क्योंकि जाहिर तौर पर यह मुद्दा इतना गंभीरता का है कि इस पर प्रियंका राणा चीजों को साफ कर सकती हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, वो अपने दर्द को बयां करते रहे, वो रो रोकर अपनी बात कहते रहे। सरकार गंभीर होती है, सरकार ने गंभीरता दिखाई, लेकिन अब मसला अदालत की चौखट पर जा पहुंचा है। जी,
बिल्कुल ठीक बात कही अनुपम जी आपने। निजी स्कूलों के द्वारा फीस के नाम पर जो लूट तंत्र विकसित किया गया, जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई तो हम लोगों ने उस मामले को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत प्रखरता के साथ सरकार के सामने रखा। मुझे अच्छी तरह स्मरण है, दिनेश शर्मा जी ने मुझसे कहा था शुरुआती दौर में कि सरकार को थोड़ा वक्त दीजिए, ऐसा कानून लाएंगे कि यह समस्या फिर जमीन पर नहीं रहेगी। कानून आया भी। इसी मंच पर हम लोगों ने इस मुद्दे पर कई बार बहस की। कानून आया भी, लेकिन जिन मूल मांगों के लिए कानून होना चाहिए था, वो मांगे वहीं की वहीं छूट गई। कानून भी आ गया और स्कूल भी आजाद रहे। जितने अभिभावकों से हमने बात की, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, मैंने सबसे यही पूछा कि भाई इस कानून से कोई फर्क आया? उन्होंने कहा ना 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 ना, कोई फर्क नहीं। चाहे छोटा निजी स्कूल हो और चाहे 5 तारा किस्म का निजी स्कूल हो, सरकार जो कानून लाई थी वो कानून स्कूल का गेट नहीं लांघ पा रहा। व्यवहारिक सच ये है। मैंने पहले जिस दिन कानून आया था उस दिन भी इसी महाबहस के मंच पर कहा था कि कानून का स्वागत है, लेकिन क्या आपके जिले में बैठे हुए अधिकारियों के पास उतनी रीढ़ की हड्डी है कि ये 5 तारा स्कूलों के दरवाजे कानून के लिए खोल सके? किताबें भी वही बिक रही, ड्रेस के लिए भी कंपल्शन वही जिसके लिए हम लोग लड़े, डेवलपमेंट चार्जेस भी हो रहे। एक स्कूल, बड़ी चेन का स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी काम से मैं गया था किसी से मिलने वहां, एक अभी ये तो मेरा आंखों देखा है, एक अभिभावक वहां के प्रिंसिपल से चर्चा कर रहे थे। वो भी प्रियंका राणा की तरह कुछ चैतन्य अभिभावक थे। उन्होंने अध्यादेश का हवाला दिया, सरकार के आदेशों का हवाला दिया। प्रिंसिपल महोदया ने कहा कि सर जो हमने बताया यहां वही, उसी के अनुसार आपको एडमिशन लेना होगा, बाकी क्या अध्यादेश है क्या आदेश है उससे स्कूल का कोई बहुत ताल्लुक नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्या करे अभिभावक, कहां जाए? इसलिए मुझे लगा कि आज फिर ये बहस लेके आए। अब तो कानून में कुछ शिकायतें हैं, कानून उतना सख्त नहीं जितना सख्त होना चाहिए था। निजी स्कूल का फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट आया उस कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का आभार, उसने कहा भाई यहां कुछ नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में जाओ। चलो ये तो हुआ, एक स्टेप तो आगे बढ़े, लेकिन फिर गेंद सरकार के पाले में खड़ी पड़ी है। अब तो उतना निर्णायक कानून नहीं, और जो लागू बनाया भी वो स्कूल में चौखट नहीं लांघ पा रहा, प्रिंसिपल का दरवाजा नहीं खोल पा रहा आपका कानून। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कोई पूछ नहीं निजी स्कूलों में, वो घुस नहीं सकता स्कूल के अंदर। मुझे बता दीजिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, इनके 5 तारा किस्म के जो स्कूल हैं उसमें कौन बेसिक शिक्षा अधिकारी घुस सकता है अंदर चेकिंग करने? कोई नहीं घुस सकता। मैंने डीएम और कप्तान को गेट पर खड़े देखा, 2-2 घंटे गेट नहीं खुला। प्रियंका मेरी बात की पुष्टि करेंगी। यही इसी नोएडा में, गाजियाबाद में, इसी गाजियाबाद में यहां के मंत्री को आना पड़ा, अतुल गर्ग को, तब जाके स्कूल का गेट खुला। कलेक्टर गेट नहीं खुलवा पाया। वो बात मानेंगे बीएसए की? मेरा सवाल यह है जिसके लिए आज मैं बहस लेकर आया हूं। इतने बड़े स्कूल और उनके चलाने वाले इतने ताकतवर, वहां ना कलेक्टर की चल रही, ना शिक्षा अधिकारी की चल रही, ना डीआईएस की चल रही, ना बेसिक शिक्षा अधिकारी की चल रही, तो अभिभावक की क्या चलेगी?
फिर उस अध्यादेश को, कानून को ओढ़े के बिछाए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। ये लाखों लाख माता पिता की पीड़ा का प्रश्न है, कई लाख अभिभावकों की पीड़ा का प्रश्न, जिसको हम आज स्वर दे रहे हैं। प्रियंका राणा, मुझे समझाइए, प्रदेश को समझाइए, ताकि हम जब बहस आगे बढ़ाएं तो एक लाइन हमारे पास हो, एक दिशा हो। ये कानून आया तो इस कानून में दो चीजें मैं समझना चाहता हूं। एक तो क्या कानून उतना प्रभावी था जितनी जो मांगे थी मुख्य रूप से अभिभावकों की प्रदेश भर में, एक, और दूसरा, क्या कानून स्कूल का गेट या प्रिंसिपल के चेंबर की देहरी लांघ पाया है या नहीं? नहीं, पहले तो मैं पहले भी जब शो में आई थी तभी मैंने बोला था कि ऑर्डिनेंस बिल्कुल ही बेकार है, उसमें अभिभावकों के लिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर स्कूल के पक्ष में ही है। अगर आप कान चाहे इधर से पकड़ लीजिए या दूसरी साइड से पकड़ लीजिए, बात एक ही है। एक ही सिंगल हेड में आपने फी को डिवाइड कर दिया। हम लोग हमेशा से हम 3-4 साल हो गए हैं फाइट करते हुए इस चीज़ के लिए। हम लोग एनुअल चार्जेस के लिए फाइट कर रहे थे, उसमें कहीं भी ऑर्डिनेंस में कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि एनुअल चार्जेस होना चाहिए, नहीं। उन्होंने सिंपल लिख दिया है कि सिंगल हेड में आप कोई भी फी ले सकते हैं, फी कैपिंग कहीं भी नहीं है। एग्जामिनेशन फी भी आप ले सकते हैं, मनमर्जी से फी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं। हालांकि स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो शीट्स भी आती हैं, जो जिस आंसर शीट पे बच्चे लिखते हैं, वो भी पेरेंट्स से फी के अंदर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि किस चीज के लिए एग्जामिनेशन फी स्कूल ले रहा है? ना ही एग्जामिनर आते हैं अलग से, 9th तक के लिए तो 10th में आते हैं, लेकिन 10th के लिए भी अलग से होता है। ये 9th तक के लिए कोई एग्जामिनर भी नहीं आता है, तो फिर एग्जामिनेशन फी किस बात के लिए? दूसरा, आपका कोई भी अपनी मर्जी से कितना भी हेड के अंदर फी ले लेता है, उसका कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। हम लोग पिछले 2-3 महीनों से डीएम के पास भी जा चुके हैं, फी रेगुलेटरी जो कमेटी बनी है उनके पास भी जा चुके हैं, और उनका ये कहना है कि फी ऑर्डिनेंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई हेड में कितना फी लेना है, तो इसलिए हम भी मजबूर हैं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर कहाँ जाएं और किसके लिए, मतलब ये ऑर्डिनेंस किसके फेवर में है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि स्कूल क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। अधिकारी भी बेबस हैं। अधिकारी अगर उनको कुछ कहते भी हैं तो ऑर्डिनेंस है, और स्कूल वाले तो ये कह देते हैं कि जी हमने तो ऑर्डिनेंस फॉलो, और कुछ स्कूलों ने तो मैं कहती हूँ स्कूल ने फी स्ट्रक्चर भी रिवाइज नहीं किया, कुछ स्कूलों की तो प्रियंका यहाँ एक मसला और दूसरा खड़ा होता है। मैं दूसरी बात कह रहा था, इस ऑर्डिनेंस के पहले और इस ऑर्डिनेंस के बाद दोनों में मैंने देखा 5 तारा नुमा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, 5 तारा नुमा स्कूल के अंदर डीआईयूएस, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट कभी घुस ही नहीं पाया अपनी मर्जी से। नहीं, बिल्कुल नहीं घुस पा रहे हैं। उसकी हैसियत ही नहीं रही उत्तर प्रदेश भर में। ये पिछले कई दशकों से तो, मतलब 2-3 दशक से तो मैं ही देख रहा हूं। नहीं, उसका तो मैं जीता जागता उदाहरण देती हूँ। उसकी हैसियत नहीं। बिल्कुल, अरमान का केस हुआ गाजियाबाद में, मैंने तो उदाहरण दिया। हाँ। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को आना पड़ा, उतरकर स्कूल के गेट पर खड़ा होना पड़ा, गार्ड से कहना पड़ा मैं मंत्री हूं, मेरा नाम अतुल गर्ग है, सर वो गेट खोलो, तब खुला गेट, कलेक्टर और कप्तान खड़े रहे, गेट नहीं खुलवा पाए। वो तो ये कैसे स्कूल मालिक है? बच्चा मर गया तब भी अंदर नहीं घुस पाते हैं अधिकारी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, अधिकारी अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, तब तक पुलिस बाहर वेट कर रही होती है कि परमिशन मिले हमें अंदर जाने की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप का केस आया था, जब अधिकारी बाहर ही खड़े थे, जब सारा फूड पॉइजनिंग का केस हुआ था और उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो ये तो खुले आम है और अधिकारी मजबूर हैं। ठीक है प्रियंका। शलभ मणि जी, ये विषय आज हम सिर्फ इसलिए लेकर आए, हमने कानून देखा, जब ये कानून आया तो इसका स्वागत किया, लेकिन उस वक्त भी मैंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा देख रहे दिनेश जी से कहा था, दिनेश जी हम इस कानून का जमीन पर असर देखेंगे, उसके बाद कोई राय बनाएंगे। आज मैं ये कह सकता हूं बिना किसी संकोच के, कानून का जमीन पर असर नहीं। किताब में बन गया होगा, सचिवालय में रखा होगा, जमीन पे असर नहीं। और कहीं चले जाइए, ये प्रियंका उसी काम को करती हैं कलेक्टर कप्तान के यहां, तो वो भी हाथ जोड़ के कहते कि बहन जी आ गए हो, चाय पियो, जाओ, मैं क्या करूं बताओ।
मैंने आपको एक चावल दिखाया देगची से, कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट खड़ा रहा, गार्ड ने गेट नहीं खोला 2 घंटे, गार्ड ने, मालिक नहीं। तब उत्तर प्रदेश, हुकूमत उत्तर प्रदेश के मंत्री आए अतुल गर्ग, तब वो अपने प्रभाव का, संपर्क का इस्तेमाल करके गेट खुलवाने में सफल हुए। शलभ मणि जी, ये अध्यादेश मानेंगे? क्या करें फिर बताइए, अभिभावक क्या करें? नहीं, आप इस बात को कह रहे हैं ना कि हमारे मंत्री आए, ठीक है, इस घटना को लेकर गेट खुलना चाहिए था, डीएम के पहुंचने पर खुलना चाहिए था, लेकिन मंत्री आए और मंत्री ने आकर गेट खुलवाया, अभिभावकों की मदद की। आप इस बात को खुद कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहे हैं कि अध्यादेश अगर बहुत खराब है, अध्यादेश अगर ग्राउंड पर नहीं जा रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो स्कूल एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई? अगर स्कूलों को बड़ा आराम हो गया इस अध्यादेश के आने से, स्कूलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाके गुहार लगाई कि इस अध्यादेश को रोक दो? कोई ना कोई कारण तो होगा। इतना सारा वकील खर्च किया होगा, इतनी मेहनत की होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आज अगर डिसीजन अगर आप देखेंगे, आज कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। गुजरात का जब प्रकरण आया था उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नया मॉडल तैयार किया है उसमें आपका भी ध्यान रखा है, अभिभावकों का भी ध्यान रखा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पहल हमने की है, शुरुआत की है। यहां बहुत से अभी ऐसे लोग बोलेंगे जो पिछले 15 सालों में स्कूलों के साथ खड़े रहे, स्कूलों के हितों का ध्यान रखते रहे, पर 15 सालों बाद एक सरकार आई है जिसने एक अध्यादेश लागू किया है। आप डीएम की बात कर रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है कि इस अध्यादेश में सीधे तौर पर मंडलायुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया है, बनाया गया है। और जो कमेटी बनाने की बात है, उस कमेटी में जो अभिभावक जो है, जो गार्जियंस हैं, उनको भी मेंबर बनाया है, सीएस को भी मेंबर बनाया है। तो सीधे तौर पर मंडलायुक्त उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मंडलायुक्त को इस बात का एक वैधानिक अधिकार दिया गया है कि कोई विद्यालय अगर नहीं मानता है जी ठीक। कबीर दास ने कहा था 600 साल पहले, तो आप उसके खिलाफ तू कहता है कागज लेखी, तू कहता है कागज, सुन लो भैया, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। ठीक, मैंने पूरा अध्यादेश पढ़ा जब आया था। मैं तो जमीन पर जो होता उतना ही जानता हूं। नोएडा में एक स्कूल है, स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं नाम सही याद कर पा रहा हूं, 5 तारा नुमा स्कूल है। कौन मालिक है मैं नहीं जानता और मुझे उससे फर्क भी नहीं। वहां बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। यही आयुक्त, मंडलायुक्त, महाआयुक्त, कलेक्टर, कप्तान सब जूझते रहे, गेट नहीं खुलवा पाए, तमाम अध्यादेश की कॉपी जेब में लिए रहे। जब तक स्कूल प्रबंधन ने कैंटीन से सारा भोजन गायब नहीं कर दिया, तब तक अधिकारी गेट नहीं खुलवा पाए। यह सच्चाई है मित्र, यह सच्चाई है। इस सच्चाई को कैसे छोड़ दूं? नहीं अमिताभ जी, आप फीस की मसले को इससे मत जोड़िए, वो दूसरा मसला है, वो कानून व्यवस्था का मसला है, ये फीस का मसला है। हमने फीस के मसले पर कहा कि मंडलायुक्त रिस्पॉन्सिबल है। अब आप किसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहिए तो कई बार स्कूल का अपना भी मैनेजमेंट होता है, अपना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसमें लोग जेल भी गए हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। आप फीस वृद्धि की बात कर रहे हैं, वहां मंडलायुक्त जिम्मेदार है। जहां पर कानून व्यवस्था की बात है वहां डीएम एसएसपी जिम्मेदार है, और जो कानून नहीं मान रहा जेल जा रहे हैं। अभी लखनऊ में एक प्रिंसिपल जेल गए। शलभ, अभी ठीक है, मैं आपकी बात का उत्तर दूं। उत्तर देते हुए मैं उदयवीर सिंह के पास जाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप वाले मामले में कोई जेल नहीं गया, पहली चीज। और स्कूल में फूड पॉइजनिंग कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, यह जिले का जो हेल्थ इंस्पेक्टर है, यह उसके डोमेन का मसला है। उसको पूरा अधिकार देता है कानून कि जाके छापा मारिए और गिरफ्तार करके जेल भेजिए, चाहे कैंटीन सड़क पर चले और चाहे चले स्कूल में। लेकिन फीस के मसले से नहीं जोड़ सकते इसको, वो उसी विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पाती, मुश्किल है। उदयवीर सिंह, अभी शलभ भाई देर से जुड़े, इस कार्यक्रम के आरंभ में हमने अलग अलग जिलों से तमाम अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं दिखाई थी। एक अभिभावक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि हां भाई हमको राहत हो गई, स्कूल सुधर गए। क्या करें? मंडलायुक्त की रिपोर्ट माने कि जो बोल रहे हैं लोग आकर कैमरे पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुने। दो तीन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल कानून व्यवस्था का हो, स्कूल के इंस्पेक्शन का हो,
सवाल मूल है, क्या स्कूल उन अधिकारियों की अथॉरिटी मानता है जिनको सरकार अपनी नुमाइंदगी करने के लिए यहां भेजा है? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जिले का जिलाधिकारी सब चीज के लिए नोडल अधिकारी है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का। तो अगर और विषयों पर वो उनके पद को महत्व नहीं देते, उनके अधिकार को नहीं मानते, तो फीस पे मानेंगे, बड़ा अजीब तरह की बात है। मैं उससे सहमत नहीं हूं सलभ भाई की बात से। दूसरी बात, यह अध्यादेश आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि हम स्कूलों को कुछ देते नहीं है तो उनको कैसे कंट्रोल करें। ठीक, सवाल यह है कि यह एक संवेदनशील विषय है, इस देश के बच्चों के ही नहीं, इस देश के भविष्य से जुड़ा है, और इस पे अभिभावक एक कमजोर कड़ी है, क्योंकि उसको बच्चे की चिंता होती है। बच्चा छोटा होता है, हर आदमी उसकी का परवाह करता है, उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहता है, और स्कूल के पास बहुत तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके कारण बच्चे को डिसिप्लिन के नाम पे, परीक्षा के नाम पे, ड्रेस के नाम पे परेशान किया जा सकता है, और उसके अंदर हीन भावना आना आ जाए, इससे अभिभावक डरे रहते हैं। सारे अभिभावकों ने कहा कि ये लागू नहीं हुआ, लेकिन सलभ भाई जिस तरह बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार का इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा है कि हमने पहल की, हमको इसका श्रेय मिलना चाहिए। 15 साल पहले लोगों ने नहीं किया, अरे जहां 15 साल आज से आपकी सरकार है वहां क्या आपने कर दिया? मेरा मानना है इसे राजनीतिक विषय ने बनाकर इसको दांत देने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल वाले विदेश से आए हैं, अगर कोई उनकी जेन्युइन समस्या है तो सरकार उसे सुने, लेकिन शिक्षा को व्यवसाय न बनने दे, और उसके लिए हम सारे लोगों को जहां जिसका योगदान हो सकता है उसको आगे बढ़ के करना चाहिए। बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिनकी शिक्षा में गुणवत्ता भी है, जो प्राइवेट स्कूलों से अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाकी जगह माहौल नहीं बन पा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है, और इसमें हमारी सबकी कमी है। इस पूरे हमारी पूरे हमारी नजरों में प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, और जब सारे लोग वहीं पढ़ाते हैं जी, तो ये अध्यादेश जो आया है वो बहुत जल्दबाजी में बड़ा विषय है, ओपन होना चाहिए। सरकार को बड़े मन से, ठीक है उदयवीर सिंह, आपको रोकूंगा, सरकार को बड़े मन से सारे लोगों की राय लेनी चाहिए। वो बात एक बड़े फलक की बात है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारिए, वो एक लंबी बहस है। आज हम बात करने आए कि निजी स्कूल सरकार के वर्चस्व को, उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार क्यों नहीं करते। सरकार जिले में कलेक्टर होता है, कप्तान होता है, सिटी मजिस्ट्रेट होता है, डीआईएस होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। सहमत मेरा मूल प्रश्न है, इनकी प्रभुसत्ता को कोई बड़ा स्कूल नहीं मानता, टुटपुंजिया स्कूल मान लेता है, बड़ा नहीं मानता। दीपक सिंह, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने दिखाई, अधिकारी कह रहे सब लागू हो गया, अमन चैन आ गया, अभिभावक कह रहे राहत नहीं मिली। किसकी बात माने लोकशाही में? अमिताभ जी, इसमें बात अभिभावक की मानेंगे, क्योंकि जो कानून अभी आप ऑर्डिनेंस की सब लोग बात कर रहे थे, ऑर्डिनेंस के अलावा एक भारत सरकार का राइट टू एजुकेशन कानून भी है, जिसके दायरे में बहुत सारी जो आपके अभिभावकों ने बताई, जो बातें आपने कही, उसमें बाकायदे कानून में प्रावधान है, और प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी, जो 2012 में लागू हो गया था, 2009 बना था, प्रदेश सरकारों को उसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी है, और अभिभावकों की सहमति से उसमें बाकायदे क्लॉज हैं कि अभिभावकों की सहभागिता से उसको कराया जाए। आपने जो बात कही डीआईओस की, आपने बेसिक बात की, उनकी कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि डीएम के और एसपी के जो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ या लखनऊ के जो बड़े बड़े बनारस के स्कूलेज हैं, उनमें इनके कोटा फिक्स होते हैं। मंत्री जी जो गए थे, आपने बताया, हो सकता उनका कोटा नहीं हो। सरकार जब अपने औरे को दिखाती है, अभी देखें सलभ भाई की पार्टी ने योगा शुरू कर दिया, योगा निर्देश हुआ, योगा होने लगा। काउंटर की बात की, मंत्री जी काउंटर होने लगे, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी किसी कानून का अनुपालन सख्ती के साथ कराया जाए, अभिभावकों को उसका फायदा मिले। अगर इनकी नीति रही होती, इच्छा शक्ति रही होती, तो आज वो जो कानून बने थे बच्चों के लिए, जिसमें फीस न बढ़ाए जाने के प्रोविजन थे, स्कूल ड्रेस को बार बार न बदलने के प्रोविजन थे, फीस के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा अगर कोई फीस लेते हैं तो उसको बाकायदे रसीद के रूप में दिए जाने का प्रोविजन था। अगर ये चीजें लागू हुई होती तो मेरे ख्याल से सरकार की जो आज उसके ऊपर उंगलियां उठ रही, फजीहत हो रही है, वो नहीं हो रही होती। अभिभावक उस बात को भी कह रहे होते। 25% मुफ्त शिक्षा की बात भी है राइट टू एजुकेशन में। आपने देखा होगा एक भी स्कूल 25%
उस मुफ्त शिक्षा का अगर पालन करा रहे होंगे तो वो भी कोई टेम्परेरी व्यवस्था से, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें इस कानून को अगर हमें नंबर देना हो तो 2% से ज्यादा नंबर नहीं दिया सकते इसमें, क्योंकि पूरी तरह से जो कानून है शिक्षा के सुधार के, मुफ्त शिक्षा के, शिक्षा में फीस न बढ़ाए जाने के, उसका किसी भी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। और इसके पीछे सरकार की नीति है, कहेंगे जो सरकार की नीति नहीं है कि उसका अनुपालन हो। ठीक है दीपक सिंह, एक बात कह के मैं ब्रेक पर जाऊंगा। मैं शिक्षा का बहुत जानकार नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ाए उतने स्कूल के सिस्टम को जरूर जानता हूं। मैं शलभ जी से कहूंगा, मेरे जैसे कम बुद्धि का आदमी आज तक ये नहीं समझ पाया गणित। हमने कक्षा 1 में बच्चा को दाखिला दिलाया, उस वक्त भरपूर फीस जमा की, वन टाइम वाली भी और महीने वाली भी, तिमाही वाली भी। वो दूसरे में आया, फिर रीएडमिशन के नाम पर उतना ही, फिर वो 12वें तक हर साल रीएडमिशन के नाम पर उतने ही चंदा मेरे सिर पर रसीद काटे दे रहे हैं। आज तक मैं समझ नहीं पाया। संविधान को मैं जानता हूं, भारतीय दंड संहिता को समझ गया, लोकसभा की प्रोसीडिंग को समझ गया, राज्यसभा की प्रोसीडिंग को समझ गया, संसदीय नियमों को समझ गया, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि जब एक बच्चा कंटिन्यूएशन में आपके यहां 12वें तक पढ़ रहा है तो हर साल उसके लिए नई वही उतनी है वॉल्यूम की फीस क्यों? मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। हम चर्चा कर रहे हैं स्कूलों से जुड़े मुद्दे पर, चर्चा कर रहे हैं, भावक परेशान है। हमारे साथ एक खास पैनल और साथ के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल यह, हमने तमाम लोगों को सुन लिया, अभिभावक अगर परेशान हैं और लगातार स्कूल वाले लूट मचा के रखे हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, तो सरकार मौन क्यों है? एक बात की सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस कानून के इंप्लीमेंटेशन की जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वो क्यों पंगु बने हुए हैं? क्या सिर्फ उनका अधिकार यह है कि जब जनवरी में स्कूलों में जब फॉर्म निकले उसके बाद अपना सिफारिशी पत्र भेज देना है कि ये एडीएम का है, ये सीओ साहब का है, ये एसपी साहब का है, और उन बच्चों के, उन सिफारिशी लोगों के दाखिले उस स्कूल में करा देने हैं? या फिर अगर अभिभावक उस स्कूल के सामने जाकर के प्रदर्शन करते हैं तो अधिकारियों की बीबियां कहती हैं कि गुप्ता जी के स्कूल में जरा फोर्स भेज दीजिएगा, किटी पार्टी में उनकी मैडम कह रही थी कि उनके स्कूल पे अभिभावक प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके स्कूल को कुछ ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक कह रहे, बिल्कुल दुरुस्त बात कही और बिल्कुल जमीन की बात कही अनुपम जी आपने। मैं शलभ जी को यही बताने की कोशिश कर रहा था। दो तरह के अधिकारी हैं शलभ जी इस वक्त। एक वह खेमा है अधिकारियों का जो ऋण विहीन है, जो कहते हैं कि भाई जिसने 10-5 करोड़ रुपया लगाया है स्कूल में वो उतना बड़ा आदमी तो है ही कि संपर्क संबंध वाला, मैं काहे को पंगा लूं। तो वो इसलिए चद्दर ओढ़ के सो गए, अभिभावक रोए पीटे कुछ करे। और दूसरे वो अधिकारी हैं, ये भी बात बस टीवी पर कुछ मजबूरी है इसलिए सब प्रमाण यहां नहीं दे सकता, लेकिन मेरी बात पर यकीन करिएगा, दूसरा खेमा वो है अधिकारियों का जो इतने से मुदित है कि भाई साल में 5 एडमिशन मेरे हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। अब ये स्कूल के योग क्षेम वहाम्यहम जो कृष्ण ने कहा, अब इस स्कूल के सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी। इसमें अभिभावक तो कोई फिगर ही नहीं कर रहा। एक उदाहरण आपको सुनवाता हूं। ब्रेक से पहले प्रियंका मुझे बता रही थी, गाजियाबाद का मसला है, बस्ती का नहीं, पडरौना का नहीं, गाजियाबाद का मसला डीआईएस जिसके ऊपर जिले के स्कूल की जिम्मेदारी है उसका व्यवहार सुनिए। प्रियंका राणा गई थी केस लेके। प्रियंका जी बताइए मसला। नहीं, डीएम की नोटिंग के बाद भी ये पूरा मसला बताइए क्या था, ऐसे समझ में नहीं आएगा। फी जो जून की फी ली जाती है छुट्टियों में, जो समर वेकेशन होते हैं, उसमें हमने कहा था कि बस की फी क्यों ली जाती है। हमने ये लेटर डीएम को दिया था क्योंकि स्कूल को हम पहले मैनेजमेंट से मीटिंग कर चुके थे, उनको हम लेटर दे चुके थे, उन्होंने हमें मना कर दिया कि इसके जवाब हम नहीं देंगे। तो हम डीएम के पास गए,
डीएम ने उस पर नोटिंग की कि डीआईओएस और एडीएम फाइनेंस से कि इसको मैटर को पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिल करके सॉर्ट आउट कीजिए। जब हम लोग एडीएम फाइनेंस से गए तो उन्होंने डीआईओएस को आगे ट्रांसफर कर दिया और उनसे बोला गया कि आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। हम जब डीआईओएस के पास पहुंचे तो डीआईओएस ने हमें पहले ही, जैसे ही हम वहां जाकर बैठे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी स्कूल मैनेजमेंट से बात हो गई है और वो हमें जवाब देंगे और हम लोग आपको बताएंगे कि इसका क्या जवाब दिया है। हम लोग उसके बाद गए, फॉलो अप किया और हमने डीआईओएस से पूछा कि इसका क्या जवाब आया, स्कूल ने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि स्कूल इसमें कितना समय लगा इस पूरी अवधि पे, वो भी बताइए। 1 महीना हो चुका है, मतलब अभी तो 2.5 महीने हो चुके हैं। तब जब हम लोग पूछा, वो हमने 1 महीने में पूछा था कि इसमें आप क्या जवाब आया है स्कूल ने। उसके बाद जब 1 महीने के बाद अब तो ये बोला गया कि ये जवाब आ गया है, बता देंगे। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमें बता दीजिए क्या जवाब आया, जिससे कि हम लोग आगे समझ सके कि आखिर ये जून की फीस क्यों ली जाती है। तो उन्होंने ये बोला कि आप आरटीआई डालिए और उसका जवाब हम आपको तब देंगे, जबकि डीएम के ये नोटिंग थी कि आप पेरेंट्स और मैनेजमेंट को सामने बिठा करके इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो डीआईओएस फॉलो। शलभ जी, अभिभावकों ने पूछा जून भर स्कूल बंद, ट्रांसपोर्ट की फीस क्यों? इस मसले पर कलेक्टर से चिट्ठी चली डीआईओएस के पास। डीआईओएस की जिम्मेदारी है इस मसले को निपटाए। तो 2 महीने बाद डीआईओएस ने कहा जवाब तो मैंने मंगा लिया लेकिन दिखाऊंगा नहीं, आरटीआई लगाओ। 2 एडमिशन कराने का लालच होता है, सिर्फ 2 एडमिशन। क्या करेगा अध्यादेश, बताओ भाई। जब अधिकार ऐसा होगा तो अध्यादेश कोई आ जाए, क्या होगा जमीन पर? नहीं होगा। प्रियंका जी की मैंने बात सुनी, इसके लिए डीआईओएस जिम्मेदार है और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे उनसे जरूर इस बात के लिए जवाब तलब होगा कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया। उनकी जिम्मेदारी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको अगर कहा। बाकी जहां एडमिशंस की बात है तो ये बात सही है, आप जो कह रहे हैं इसको मुझे स्वीकार करने में कोई उसमें संकोच नहीं है कि बिल्कुल सही बात है कि 4-5 अधिक एडमिशन होते हैं। लेकिन क्या पहली बार हो रहे हैं? क्या इस सरकार में पहली बार एडमिशन होने शुरू हुए हैं? और ये एडमिशन होते किसके हैं? क्या अधिकारियों के बच्चे होते हैं जिनके एडमिशन होते हैं? ये समाज से जुड़े लोग आते हैं, ये सबको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि अभी तक क्या करें, अभी तक किसी अभिभावक के पास कौन सा प्लेटफॉर्म था कि वो उनके पास जाकर शिकायत कर पाते? हमने अध्यादेश के जरिए एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है। हमने कमेटी बनाकर एक शुरुआत की है, पहल की है और ये इस सत्र से लागू हुआ है। अभी आप सत्र बीतने दीजिए, शिकायतें आ रही हैं, कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं, कुछ जगहों से नहीं भी आई हैं। कुछ जगहों पर स्कूल मैनेजमेंट ने खुद को ठीक किया है। जहां से शिकायतें आ रही हैं, आप देखिए भी किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत से लोगों की हो सकता है मान्यता खतरे में पड़े, बहुत से लोगों के यहां हो सकता है एडमिशनों पर रोक लगे। ये देखते हुए कि अभिभावकों को भी दिक्कत ना हो, बच्चों को भी दिक्कत ना हो, जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। इस सत्र से लागू हुआ है तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले सालों से इतने सालों से जो बर्फ जमी थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। अभी तक जो गार्जियंस थे उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो कहां पर जाएं। स्कूल कॉपी भी स्कूल से खरीदनी है, यूनिफॉर्म भी स्कूल से खरीदनी है, कैंटीन का चार्ज भी बच्चे से लेना है, आपने जिस एडमिशन फी का जिक्र किया वो भी हर साल लेना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सबकी राय से एक अध्यादेश बनाया गया है और वो अध्यादेश जब बना था तो आप सबकी भी राय ली गई थी, तमाम गार्जियंस की, तमाम पेरेंट्स की राय ली गई थी और उसके बाद सबने कहा था कि नहीं अध्यादेश अच्छा है। अब अध्यादेश अच्छा है, अध्यादेश को सराहा गया, अब अध्यादेश को लागू करने की बात है। लागू कर दिया गया है। मुझे लगता है कि नया सत्र शुरू हुए थोड़ा वक्त हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब कार्रवाई के स्तर पर जब चीजें आएंगी तो कार्रवाई भी होंगी। इसको लेकर किसी तरह का भ्रम पालने की मुझे लगता है ठीक है शलभ मणि, ठीक। उदयवीर सिंह दे सकते हैं, लेकिन बहुत से शहरों से शिकायत ठीक है शलभ जी, ठीक है उदयवीर सिंह, अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बड़ा मसला मैंने व्यवहारिक मसला उठाया। एक बच्चा को हमने कक्षा 1 में दाखिल कराया, स्कूल के 1 टाइम जितने किस्म की फीस थी सब जमा कर दी, फिर हर साल वही क्यों? ये मैं अपना भी उदाहरण दे रहा हूं, मैंने भी बच्चे पढ़ाए और हर मुख्यमंत्री, मंत्री, कलेक्टर, कप्तान अपने बच्चे पढ़ाता है, ननकू भी पढ़ाता है और कप्तान साहब भी पढ़ाते हैं जी। ये सवाल कोई उठाता नहीं और कोई मानता नहीं। कोई उठाए तो स्कूल मानता नहीं। क्या ये अनएथिकल नहीं है? क्या ये अव्यवहारिक नहीं है? क्या ये अवांछित नहीं है? एक ही बच्चा लगातार आपके स्कूल में 12 साल पढ़ा, 10 साल पढ़ा और हर साल आप उतनी फीस ले रहे हो उससे 1 टाइम।
नहीं, निश्चित तौर पे ये अवांछनीय नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये 420 ही है। चाहे ये मुद्दा एग्जाम फीस लेने का हो, अगर आपने एग्जाम की कॉपियां भी पहले बच्चों से ले ली हैं और आप ले रहे हैं, तो मैं तो इसे कहूंगा कि ये बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ या पेरेंट्स के साथ चीटिंग है कि बहाने से अतिरिक्त पैसा वसूली जैसा केस है। अध्यादेश में कार्रवाई होने का मुझे अभी कोई जानकारी नहीं कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक वो अध्यादेश तो लागू नहीं हुआ। हाँ, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे 2 एडमिशन हो जाएं, हमारा प्रिंसिपल कॉलेज मैनेजमेंट गुड फेथ में बना रहे, इससे हमारे बच्चे पढ़ जाएं और बाकी व्यवस्था चलती रहेगी। इस तरीके से देखते रहने के कारण इस समस्या को दिन पे दिन बढ़ती गई। प्रियंका राणा जी ने जिस तरह संघर्ष किया या वो लोग कर रहे हैं, उस तरह और बहुत सारे अभिभावक नहीं करते और सोचते हैं कि ठीक है, व्यवस्था है, किसी तरह हमारा बच्चा पढ़ जाए। और मैं सलभ जी से भी कहूंगा, ये उनकी सरकार या उनके खिलाफ नहीं है, वो लगातार इसको, भाई इसमें जो कमियां रह गई हैं, जिस कारण से जमीन पे इसका कोई असर नहीं हो पाया, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने खुद ही मान लिया कि नहीं, हम खुद अपनी तरफ से दे क्या रहे हैं जो हम उन पे सख्ती कर दें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो उनको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन, जो समस्या आ रही है उन्हें सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसको व्यक्तिगत हार और जीत की तरह नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको व्यक्तिगत हार और जीत में लेंगे, समस्या को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल एंगल के चक्कर में वो समस्या ही छूट जाएगी। ये समस्या आम जन की समस्या है और अति चिंता में अपने बच्चों के लिए आदमी कोई भी समझौता कर लेता, उस चिंता में ये समस्या बढ़ती आ रही है दिन पे दिन। तो ये निश्चित तौर पे आपका मानना सही है कि जमीन पे इसका कोई असर नहीं हुआ है और अधिकारी उदयवीर जी, मैं वही कह रहा हूं, इंटरेस्टेड नहीं है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं जी, एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेटिक इंपॉर्टेंट लोग शामिल भी हैं, उनके भी विद्यालय हैं। बड़े ऐसे सांसदों विधायकों को मैं जानता हूं जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, आप जानते हैं जिनके स्कूल, तो वो खाली स्कूल मैनेजमेंट ये मत समझिए कि बस एक अध्यादेश लागू कर दिया तो संसद में हाथ उठाने वाले सारे लोगों ने कहा कि नहीं हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, वो भी एक एंगल है। बहुत सारे अधिकारी अपने नाम से एनजीओ बनाते हैं। ठीक है उदयवीर जी, पता नहीं मैं दीपक सिंह के पास जाऊंगा एक सवाल लेकर। दीपक सिंह, उसको भी समझना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल सामान्य सवाल, जिसके लिए किसी कानून को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की जरूरत नहीं, किसी अपर सचिव शिक्षा से बात करने की जरूरत नहीं। शलभ मणि भी इस बात से सहमत होंगे और ननकू और रज्जाक भी। जब जून में स्कूल बंद तो ट्रांसपोर्ट फीस क्यों लगती है बताओ? मतलब इससे ज्यादा और धांधली कहीं होगी क्या देश किसी चीज में? जब स्कूल ही बंद, बस ही नहीं चली, बच्चा आया ही नहीं इस बस से, तो ट्रांसपोर्ट फीस क्यों? बताइए, इसमें भारत का संविधान क्या करे? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं उदयवीर जी की उस बात से सहमत हूं। एक बड़ा सिंडिकेट है जो स्कूल चलाता है, जो सरकारों को प्रभावित करता है। मैं एकदम इस बात से सहमत हूं। देखिए, ये मनमानी है, इस मनमानी को अभिभावक के बस की बात रोक पाना नहीं है। इसके लिए तभी कुछ संभव है जब सरकार कोई सख्त कदम उठाए। अगर सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी तो किसी अभिभावक या किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। सलभ भाई कह रहे थे कि इसमें डीआईओ सभी एक प्रकरण पर जो उन्होंने कहा उस पर दोषी है, डीआईओ से हम तलब करेंगे, पूछताछ करेंगे। पूछताछ करना काम सरकार का नहीं होता, तलब तो हम करेंगे, पूछताछ तो हम करेंगे। एक कानून है सीआरसी के तहत डीआईओ की जिम्मेदारी बनती है, अगर अभिभावक ने कोई कंप्लेन की है तो एक कमेटी के तहत टाइम बाउंड कार्यक्रम है, 1 महीने के भीतर उसका निस्तारण करके अभिभावक को बताने का है। तो इसमें जब अगर वो कह रहा है आरटीआई मांगो, वो कह रहा है डीएम उसमें लाचार है, तो आपने जो कहा इसमें कोटे पट्टे का खेल है। सरकार का अपना इन्वॉल्वमेंट है, इन माफियाओं का जो स्कूल को चलाते हैं उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है, डीएम के, एसपी के, एसएचओ के, जो वहां का लोकल थानेदार होता है उसका अपना कोटा होता है। सबके अपने अपने कोटे हैं, अभिभावक किसी कोटे में नहीं है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, अगर अभिभावक किसी कोटे में होता तो मेरे ख्याल से सरकार इसके लिए अभी तक कोई बड़े सरकारी एक्शन में ले चुकी होती।
अभिभावक दर दर भटक रहे हैं। आज से नहीं, इसके लिए पीछे कई सारे मामले आए थे, कई सारे जगह धरना प्रदर्शन अभिभावकों ने किया था मनमानी फीस के खिलाफ। इसमें यह भी स्पष्ट प्रोविजन है कि जो ट्यूशन फीस होती है, आपने कहा हमने फीस दी है, हमने फीसें दी है, ट्यूशन फीस टोटल फीस की 20% से कम होती है। 80% फीस न जाने किन किन प्रकार की होती है। जो ट्यूशन स्लिप हाथ में आती है, समझ में नहीं आता ट्यूशन फीस के अलावा कौन कौन सी फीसें किस लिए ले रहे हैं, उसके लिए भी कानून में स्पष्ट प्रोविजन है। तो सरकार ये कह दे हम पहली बार लेकर आए हैं, सलभ भाई कह रहे थे पहली बार लेकर सरकार आई है, तो पहली बार लेकर नहीं आए हैं। 2012 में, 2009 में अध्यादेश आया था, 2012 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून 2012 लागू हुआ था, पहले गुजरात में लागू हुआ था, तो 2012 में लागू, उसको कानून को पालन कराओ। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोई कानून लागू है तो उसका पालन कराना चाहिए। अगर आपको पसंद आया काउंटर होने चाहिए, उसके लिए तो आपके खिलाफ कोई बाधा नहीं है, उसको आप करवा रहे हैं जहां करवाना है। आप योगा करवा रहे हैं, जबकि योगा के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, योगा टीचर हैं, योगा के लिए अलग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वह सरकार करवा रही है। सरकार के लिए जो काम जरूरी नहीं है, बिल्कुल दीपक जी रोकेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है। अमिताभ जी के पास संपादकीय टिप्पणी के लिए चलना होगा। अमिताभ जी, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया, शलभ जी की बात को भी हमने बड़ी गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब कोई चीज आस की होती है, जब कोई उम्मीद लगाता है, तो कभी कभी सब्र का बांध टूट भी जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो अभिभावक हैं, जब वो हर महीने अपनी जेब से, अपनी पूंजी से, अपनी मेहनत की कमाई से वो पैसे निकाल करके लुटेरों को थमाते हैं कि लीजिए लूट लीजिए हमको, हम लूटने के लिए तैयार हैं, तो वो पीड़ा, वो दर्द, वो परेशानी शायद वो उत्तर प्रदेश का अभिभावक ही समझ सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है भाई। मैं भाजपा से भी कहूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूंगा, यह आप पर आक्षेप नहीं है, अध्यादेश की मंशा पर भी सवाल नहीं उठा रहे। हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हुजूर जो आपने बनाया वो स्कूल में प्रिंसिपल के चेंबर की देहरी नहीं लांग पा रहा है। क्या बताना गुनाह है? या इसको सुनने में हक तलफी है? ये टू वे कम्युनिकेशन होगा ना लोकतंत्र में। अगर सरकार कैसे जानेगी कि जमीन पर क्या हो रहा है? डीआईओएस तो हर बार यही रिपोर्ट भेजेगा, कलेक्टर भी यही रिपोर्ट भेजेगा, कमिश्नर भी यही रिपोर्ट भेजेगा कि हुजूर फाइल में मौसम गुलाबी है। किसी कलेक्टर कप्तान ने कभी रिपोर्ट भेजी कि यहां कोई समस्या है जिले में? ये समस्या हम बताएंगे, उस समस्या को सुनना चाहिए, शासन को सुनना चाहिए, और फिर उन अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आपने झूठ रिपोर्ट क्यों भेजी। सब कुछ जमीन पर ठीक हो गया, नौकरशाहों की इस रिपोर्ट के आधार पर लोकतंत्र नहीं चल सकता। 17 मंडल है, 17 मंडल के कमिश्नर अगर आज एक फिक्स कर दे लखनऊ को कि सारे स्कूलों में सब कुछ समस्या विहीन हो गया, और सरकार मान ले, तो सरकार गलती करेगी। जमीन की आवाज भी सुननी चाहिए, और जमीन की आवाज ही सुननी चाहिए। ये नौकरशाह ऐसा मौसम दिखा देते हैं, ऐसा चश्मा लगा देते हैं कि आदमी जमीन के अंदाज से कट जाता है। मैंने आज जितनी बातें यहां उठाई वो अभिभावकों से प्राप्त पीड़ा के स्वर हैं। एक बात अपने मित्र शलभ जी के लिए कहूंगा। शलभ जी, संकेतों में एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ये नेक्सस कैसा है, ये नेक्सस कैसा है, ये बता के। एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति, वो वाजपेयी जी के समय में मंत्री भी थे। टेलीफोन पर आपको नाम बता दूंगा, यहां नाम बताना मर्यादा का उल्लंघन है। वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री थे और क्षेत्र में भी प्रभावशाली थे, दबंग थे। मेरे किसी सहयोगी सहकर्मी ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एक 5 तारा स्कूल का नाम लिया। वो मंत्री मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा, मैंने भाई हमारे मित्र हैं, इनके बच्चे का एडमिशन करा दो।
उनका उत्तर ईश्वर को साक्षी मानकर अक्षरशः रख रहा हूं, भरोसा हो मेरे ऊपर तो मान लीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब 5 दिन पहले बता देते, करा देता, कोई नंबर होता बच्चे का, नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं, जहां बता जो चाहता वो सब्जेक्ट दिलवा देता, क्योंकि मेरा कोटा 2 का है हर साल और 2 में ले चुका है एडमिशन। अगले साल आप बताना करा देंगे। ये है सच्चाई। डीआईएस क्या बेचेगा? कलेक्टर क्या करेगा? कप्तान और कलेक्टर को फिर बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, गार्ड को ही नमस्ते करनी पड़ेगी कलेक्टर साहब को। ये बता रहा हूं मंत्री की स्थिति। केंद्र में मंत्री थे, दबंग थे, संपन्न थे, प्रभावशाली थे। बोले तीसरा नहीं मानेगा ना, 2 ही मानता है। 2 दे रखे उसने, चाहे नर्सरी से लेके बीटेक तक में कहीं करा लो एडमिशन, चाहे किसी का करा लो, पढ़ा हो तो ठीक, अनपढ़ हो तो ठीक, एडमिशन डन। 2 में पूछते नहीं, तीसरा करते नहीं। क्या ये डील सबको नई बात बता रहा हूं? क्या ये डील उदयवीर को नहीं मालूम, दीपक को नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम? इस नेक्सस को तोड़िए, ये नेक्सस टूटना चाहिए। ये कोटा सिस्टम बंद करवाइए, इससे प्रतिभा का भी हनन होता है और जो सामान्य अभिभावक है वो सहमा दबा स्कूल के बाहर जो सड़क पर पेड़ होता है उसके नीचे धूप में खड़ा रहता है। ये तर्क ठीक नहीं है कि मत पढ़ाओ, वहां सरकारी में पढ़ाओ, ये तर्क ठीक नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा में निजी स्कूलों का योगदान ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास सरकारी स्कूल उतनी संख्या में है ही नहीं, और जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। इसलिए निजी स्कूलों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, जमीन की आवाज भी सुनिए, ताकि आपके सरकार के कानों तक अभिभावक का दर्द, उसकी पीड़ा, उसका संत्रास पहुंचे। धन्यवाद अमिताभ जी, आपका साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।